हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर हम देखेंगे सन 2020-21 में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं और यहाँ पर हम आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे कौन कौन सी योजनाओं में सरकार ने कार्य किया है और किस प्रकार से आने वाले जो बजट में कौन से यहाँ पर परिवर्तन देखे गए हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ब्रिंग्स आउट द इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन द कंट्री एंड फैसिलिटेट्स अ बेटर एप्रिसिएशन ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर अलोकेशन इन द बजट। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये हमारे पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें तो किस प्रकार से हमें अपने बजट में अलग अलग कमोडिटीज के प्राइस को निर्धारित करना है, किस योजना में कितना खर्च करना है, इन सभी चीजों का जो प्रारूप है या इसका जो लेखा जोखा है, इसकी जानकारी हमें इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, the survey analyzes the trends in agricultural and industrial production, infrastructure, employment, money supply, prices, imports, exports, foreign exchange reserves and other relevant economic factors that have a bearing on the budget। यानी इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये हर प्रकार से हमारे अलग अलग सेक्टर्स के जो भी यहाँ पर ट्रेंड्स हैं कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें कितना पैसा खर्च करने की और आवश्यकता है या आने वाले वर्ष में हमें कितना यहाँ पर धन राशि जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर लगाना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर लगाना है, एम्प्लॉयमेंट की क्या रेट होनी चाहिए, इन सभी के बारे में एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे काफी हद तक हमें हेल्प करता है। और पिछले साल के जो आंकड़े हैं उनके बेसिस पर हम कैसे अपने बजट में डेटा या यहाँ पर कैपिटल को निर्धारित कर सकते हैं उसकी जानकारी हमें ये प्राप्त कराता है। नेक्स्ट, हम बात करें कि किसके द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे अगर हम किसी कंट्री के बेसिस पर बात करते हैं तो किसी भी देश का इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो उसकी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा। और वहीं पर अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेट का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा। और हमेशा बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे अक्सर 1 या 2 दिन पहले रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद जो आने वाला वित्तीय वर्ष होता है उसका बजट यहां पर प्रस्तुत किया जाता है स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट में। अब यहां पर हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट में क्या डिफरेंसेस यहां पर हो सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे टेल्स अबाउट द एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक सर्वे हमें पिछले वर्ष में होने वाले हमारे खर्चों के बारे में, सरकार की आय के बारे में और किस प्रकार से सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में जो धनराशि है उसे खर्च किया है और कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन सभी के बारे में हमें यहाँ पर बताने का कार्य करता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो इट शोज एनी डेविएशंस इन अलोकेशंस एंड एक्चुअल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जिस प्रकार से बजट निर्धारित किया जाता है कि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें मान लीजिए हमें कुछ इतने करोड़ रुपए लगाने चाहिए या आने वाले सत्र में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, तो कितना पैसा सरकार ने खर्च एक्चुअल में किया है, कितने पैसे बचे हैं या कितना ऊपर खर्च किया जा चुका है, ये सारे जो यहाँ पर डेविएशंस हैं उनका अलोकेशन भी इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। Next, economic survey contains all the variables that depicts the state of the economy like interest rate, GDP, employment levels, balance of payment, budget data, small, medium and large scale industries and so on with all information one can grab from such manifest data। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये हर प्रकार के वेरिएबल की जानकारी रखता है, जैसे कि हमारे स्टेट की जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, कौन से इंटरेस्ट रेट हमारे बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पर्टिकुलर स्टेट की क्या जीडीपी रहेगी, जीडीपी में कितना अंतर देखा गया है, क्या यहाँ पर इसके आंकड़े हमें बता रहे हैं, स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, किसी प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनों को रोजगार मिला है, इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बजट की। दोस्तों, बजट इज अबाउट द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स एंटिसिपेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
सिंपल सा यहाँ पर इसका अर्थ है कि बजट जो होता है ये हम निर्धारित करते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कि अपकमिंग ईयर में हम किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करेंगे और उसे किस प्रकार से आवंटित किया जाएगा, ये बताता है बजट। और बजट में हमेशा हम इकोनॉमिक सर्वे से डेटा को लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर यह जानकारी मिल सके कि प्रीवियस हमारा खर्च कितना था और उसमें हमें बढ़ोतरी या कटौती करने की आवश्यकता है तो कितनी है। नेक्स्ट, यूजुअली इट इज डन अ मंथ अहेड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अक्सर बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता है या जब भी बनाया जाता है तो वो फाइनेंशियल ईयर के लगभग 1 महीने पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट, बजट शोज ओनली द अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्पेंड एज अ पार्ट ऑफ देयर डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स। तो बजट हमेशा हमें यह बताने का कार्य करता है कि सरकार अपने डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं उन पर कितना खर्च करेगी या कितना पैसा सरकार यहां अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर आवंटित करेगी। नेक्स्ट, द बजट इज प्रेजेंटेड अ डे आफ्टर द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, बजट हमेशा इकोनॉमिक सर्वे के एक दिन बाद पार्लियामेंट में या स्टेट की जो असेंबली है उसमें प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है और इसके बेसिस पर हमें आने वाले ईयर में सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा इसकी जानकारी प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के कुछ की हाइलाइट्स हम यहाँ पर देखें तो शिवराज सिंह गवर्नमेंट जो है हमारे मध्य प्रदेश की, इन्होंने अपना इकोनॉमिक सर्वे जो है 2021 का वो विधानसभा में अभी हाल ही में प्रस्तुत किया है और इसके अनुसार यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की जीडीपी है, जिसका अर्थ होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें 2020-21 में अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें डिक्रीमेंट हुआ है। यानी हमारी जो जीडीपी दर है या हमारी यहां पर हम देखें तो उसमें कितना यहां पर गिरावट हुई है, 3.37% की गिरावट इसमें देखी गई है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019-20। 19-20 में हमारी जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी थी और उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा इसमें यहां पर गिरावट आई है और ये गिरावट आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है यहां पर आपके कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक हमारे यहाँ पर हुई है वो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन देखा जा रहा है। इसके द्वारा काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति हमारी चरमरा गई है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एस्टिमेट्स दैट द स्टेट्स जीडीपी विल बी, यानी इस साल आने वाली जो अब जीडीपी होगी वो कितनी हो सकती है, तो ये होगी दोस्तों लगभग 5,60,845 करोड़ रुपए हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट, यहां पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट इज एस्टिमेटेड टू डिक्रीज बाय 3.9% कंपेयर्ड टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर हमारे स्टेट की जो ग्रोथ रेट है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट यहां पर देखी गई है और ये गिरावट भी काफी ज्यादा है। यहां पर हम देखें तो 3.9% या लगभग 4% की गिरावट हमारे स्टेट की जो ग्रोथ है उसमें देखी गई है। तो इसमें जो गिरावट होगी इसके कारण अलग अलग सेक्टर्स पर इसका सीधा प्रभाव होगा। हम देखें तो रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव होगा, उसके साथ साथ डे टू डे लाइफ में हमारे यहाँ पर जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइस पर इसका सीधा असर होगा और इसके साथ साथ हमारी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं उन पर भी इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है। अब हम इसके फैक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों को। तो दोस्तों यहां पर 2020-21 में जो पर कैपिटा इनकम है या प्रति व्यक्ति आय जो है मध्य प्रदेश की वो लगभग कितना अनुमानित की जा रही है, तो 98,418 रुपए यहां पर अनुमानित की जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो हमारे मध्य प्रदेश की सन 2019-20 में थी वो कितनी थी, 103,288 थी। तो यहां पर आपको इनका डिफरेंस याद रखना है। 2019-20 में जहां पर हमारे मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 103,288 रुपी थी वो घटकर कितनी हो गई है, 98,418 रुपी हो चुकी है। और इसमें अगर हम देखें तो कुल कितनी गिरावट आई है, तो आप देखेंगे 4,870 रुपए की गिरावट आई है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में। और यहां पर जब हम बेस ईयर की बात करते हैं, यानी जो हमारा बेस ईयर जिसे हम मानते हैं 2011-12, तो 2011-12 में जो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 58,425 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा अच्छे
तरह से बढ़ रही थी, परंतु यहां पर कोरोना के कारण हमने देखा कि इसमें 4,870 रुपए की क्या हो चुकी है, अभी यहां पर हम देखें तो कमी आ गई है। वहीं पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में इसके कारण जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या बेरोजगार व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो लगभग 25 लाख पर पहुंच चुकी है, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलती हैं कि किस प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से आने वाले फाइनेंशियल ईयर का। नेक्स्ट, अब हम यहां पर इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय जो कि प्रचलित स्तर पर हम देखें, यानी 2011-12 को हमने एज ए बेस ईयर लिया है। उस बेस ईयर के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं अपने करंट ईयर को कि उस समय क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में हम वहां से कितना आगे पहुंचे हैं या कितना ज्यादा डेवलपमेंट हमने यहां पर किया है। यहां पर इस ग्राफ की बात करें तो 2011-12 में हम देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में जो इंक्रीमेंट था या सबसे ज्यादा यहां पर जो इसमें चेंजेस देखने को मिले वो थे 58,425 रुपए के लगभग। और वहीं पर जब हम 2020-21 की बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 98,418। जिस प्रकार से वहां पर ट्रेंड था कि 2019-20 या हम 2011-12 की जब बात करते हैं तो उसमें भी पहले यहां पर थोड़ी सी बढ़त हुई थी और उसके बाद वापस से पीसीआई जो है वो उसमें डिक्रीमेंट देखा गया था। एज इट इज 2019 में हम देखें तो 19-20 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो यहां पर 103,288 रुपए थी, जो कि घटकर 98,418 हो चुकी है। यानी इसमें हमें जो ट्रेंड है वो वैसा ही देखने को मिल रहा है अपने बेस ईयर जैसा। तो ये जो ग्राफ है इसे हम अपने मेंस की आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कोई प्रश्न अगर आता है तो पर कैपिटा इनकम का एग्जाम्पल हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पर इस ग्राफ के जरिए दे सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, परंतु जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्टेट पीसीएस की एग्जाम है उसमें भी काफी हद तक यूपीएससी के ट्रेंड को यहां पर अपनाने का कार्य किया जा रहा है। एनसीईआरटीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और आपके पेपर का जो मॉड्यूल है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बजट जैसे ही हमें तैयार करना है और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक सर्वे या बजट से रिलेटेड, उनमें अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आंसर में अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देने की कोशिश करते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स हमें फेच करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट, अब हम यहां पर बात करते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग इंडेक्स ऑफ नीति आयोग। दोस्तों, आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के रूप में भी हमसे पूछा जा सकता है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग इंडेक्स जो है किसी कंट्री का वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी कंट्री का यानी पर्टिकुलर हम इंडिया के सेंस में बात कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और हमारे यहाँ पर जो विभाग है वो है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा हमारे देश का गुड हेल्थ एंड वेलबींग इंडेक्स जो है वो हर साल जारी किया जाता है और इसके द्वारा अलग अलग स्टेट्स में किस प्रकार से बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और भी अन्य जो डेमोग्राफिक डेटाज हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बर्थ रेट की, यानी हमारे यहाँ पर जो जन्म दर है मध्य प्रदेश की 2018-19 में वो लगभग थी 24.6% और वहीं पर भारत की अगर हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो ये है 20। वहीं पर डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे यहाँ पर 6.7% मध्य प्रदेश में और भारत की अगर हम बात करें तो ये है 6.2%। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की या शिशु मृत्यु दर की तो हमारे यहाँ पर यह है प्रति 1000 बच्चों में हमारे यहाँ पर लगभग 48 जो इन्फेंट्स हैं उनकी मौत हो जाती है हर साल, जो कि अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद एक माल न्यूट्रिशियस स्टेट से मध्य प्रदेश उठकर आया है। अभी यहाँ पर एक न्यूट्रिशियस स्टेट की कैटेगरी में, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कुपोषित जिले के रूप में हमारा कुपोषित राज्य के रूप में हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता था, जो अभी हाल ही में यहाँ पर उठकर आया है एक पोषित राज्य की श्रेणी में। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर इन्फेंट्स की मौत जो है वो चिंता का विषय है। नेक्स्ट, जब रूरल एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है। हम देखें तो एवरेज इसका 48 है, परंतु रूरल एरियाज में 52 है, वाइल अर्बन एरियाज में यहाँ पर ये घटकर कितना हो चुका है 36 हो चुका है।
नेक्स्ट, अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो ये है 32। यहाँ पर प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से लगभग 32 यहाँ पर जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें अगर मध्य प्रदेश में, तो प्रति 1 लाख महिलाओं पर 173 महिलाएं जो हैं उनको यहाँ पर प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर जब डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स ऑफ एज की बात करें, यानी 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो है प्रति 1000 पर 65। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर अंडरवेट चिल्ड्रन है या जिनका वजन एवरेज से कम है या जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है उस पर वो यहाँ पर फिट नहीं बैठते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं इनकी जो रेट है उसमें जरूर गिरावट आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश एक कुपोषित राज्य की श्रेणी से उठकर सुपोषित राज्य की श्रेणी में आया है। तो ये हमें इसका आंकड़े बताने की कोशिश करते हैं रेट ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन की, जो कि पहले 60% हुआ करता था, लेकिन ये हाल ही में घटकर कितना हो गया है, 42.8% हो गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट हमें याद रखना है, इसे हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न आता है या मध्य प्रदेश की ग्रोथ से रिलेटेड प्रश्न आता है या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो वहां पर हम ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल करके एज एन एग्जाम्पल इन्हें यूज कर सकते हैं और ऐसे डेटा को फीड करने से हमें अच्छे मार्क्स फेच करने में भी हेल्प होती है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन की, यानी कि जो कि अंडरवेट है या जिनमें न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा कमी है, तो इसमें भी काफी ज्यादा रेट रिड्यूस हुआ है। ये पहले 12.6% था, जो कि अभी 9.2% हो गया है। तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन जो है इसमें भी काफी ज्यादा जो है गिरावट आई है, जो कि एक अच्छा संकेत दे रहा है हमारी स्टेट की जो हेल्थ है उस सेक्टर में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो एस्टिमेटेड जीडीपी है 2020-21 की, कांस्टेंट प्राइस 2011-12 पर हम देखें या 2011-12 जिसे हमने बेस ईयर कंसीडर किया है, उसके अनुसार हमारी जो जीडीपी इस साल रहने का यहाँ पर अनुमान है वो है 560,845 करोड़ रुपीस के लगभग। वहीं पर 2019-20 में हमारी जो जीडीपी हुआ करती थी वो 580,406 करोड़ रुपीस थी। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें भी काफी ज्यादा डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो टोटल डिक्रीमेंट जो लगभग हुआ है वो 3.37% का हुआ है 2020-21 में। और इसका कारण मैंने आपको बताया कि इसका कारण यहाँ पर क्या है, ये है हमारे यहाँ पर कोरोना की जो पेंडेमिक हमारे यहाँ आई है उसे एक सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है मध्य प्रदेश की जीडीपी में या अन्य किसी भी स्टेट की जीडीपी में जो डिक्रीमेंट हुआ है उसमें। नेक्स्ट हम देखें तो ड्यूरिंग द बेस ईयर जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश इन द बेस ईयर 2011-12 वाज 315,562 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर बेस ईयर में हमारी जीडीपी जो थी वो 315,562 करोड़ रुपीस हुआ करती थी, जो कि काफी हद तक बढ़ी है 2019-20 में, परंतु 20-21 में फिर से इसमें हमने डिक्रीमेंट देखा है और ये डिक्रीमेंट कितना है 3.37% का। यहां पर अगर हमें डेटा याद नहीं रहता है तो हमें यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर प्रतिशत के बेसिस पर भी अपने आंसर में डेटा को फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो ग्रोस प्रोडक्शन हुआ है कोल का, उसमें कौन सा स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है, तो कोल के प्रोडक्शन में या कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डायमंड्स के यहाँ पर प्रोडक्शन में, तो डायमंड के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है संपूर्ण भारत में। वहीं पर अगर हम मैंगनीज के उत्पादन की बात करें तो भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर स्टैंड करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश दूसरा स्थान यहाँ पर इसको प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश लगभग 29 मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है। और ये आंकड़े 1996 की जो मिनरल पॉलिसी है उसके अनुसार हम देखें कि यहाँ पर जो मिनरल पॉलिसी हमारे यहाँ चली आ रही है 1996 की, उसके अनुसार लगभग 29 प्रकार के मिनरल्स मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की रैंक हमने यहाँ पर देखी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश जो है इसमें यहाँ पर अगर हाल ही की बात करें
तो अंडे जो हैं या एग्स जो हैं, एग्स के उत्पादन में हम देखें तो मध्य प्रदेश ने 11% का इंक्रीमेंट हाल ही में देखा है 2020-21 में। इसके साथ साथ जो मीट है, मीट के प्रोडक्शन में हम देखें तो 9% का इंक्रीमेंट यहां पर मध्य प्रदेश में हुआ है। इसके साथ साथ जब हम मिल्क के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मिल्क में मध्य प्रदेश काफी समृद्ध हुआ है और लगभग 8% की बढ़ोतरी यहां पर हमारे स्टेट ने देखी है। और वहीं पर 2020-21 में यहां पर जो गेहूं की खरीदी है उसमें सरकार का कहना है कि यहां पर हम क्या करेंगे, 50 लाख टन ऑफ यहां पर हम जो वीट्स हैं उनको ज्यादा खरीदेंगे एज कंपेयर टू 1920। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो तिलहन आदि हैं उनमें भी 20% की यहां पर बढ़ोतरी इस साल हमने देखी है, जो फसलों में तिलहन की फसलें हैं उनमें। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर पल्सेस हैं, पल्सेस में लगभग 27% का इंक्रीमेंट इस साल हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखा गया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड 3 सेक्टर्स के बारे में। तो जनरली हमारे 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, जिनमें से हम सबसे फर्स्ट सेक्टर की बात करें तो ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्जरी सेक्टर। इसके साथ साथ एक और सेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करें, एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखें तो प्राइमरी सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसके अंदर छोटे छोटे लघु उद्योग आते हैं जैसे कि कृषि, इसके साथ साथ फिशिंग या मत्स्य पालन। इस प्रकार के जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं वो सभी प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें फिनिश्ड गुड्स आते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो छोटे छोटे कारखाने हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या कपड़ा मिल है, कपड़ा उद्योग है, वो सभी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे, कागज उद्योग आदि। और इसके साथ साथ इसमें यूटिलिटीज आएंगी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस का सप्लाई हो गया और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन आदि हम करते हैं ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। और जब टर्जरी सेक्टर्स की बात करें तो इसमें सर्विस सेक्टर्स आते हैं जिसके अंतर्गत रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर्स, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि सभी क्षेत्र आते हैं। और क्वार्टरनरी सेक्टर्स की बात करें तो इसमें एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कार्य आते हैं जो कि इन तीनों सेक्टर से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आया है 2020-21 का, उसमें क्या हमने यहाँ पर इसके आंकड़े देखे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है इसका जो कुल कंट्रीब्यूशन देखा गया है 2020-21 के बजट में, तो वो कांस्टेंट ईयर जो कांस्टेंट प्राइजेस हैं 2011-12 के, उनके अनुसार अगर हम देखें तो कितनी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है इन कुछ सालों में, तो लगभग 36.82% की बढ़ोतरी हुई है 2020-21 में प्राइमरी सेक्टर में। वहीं पर अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात हम करते हैं तो इसमें जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है वो 25.62% की देखने को मिली है। वहीं पर टर्जरी सेक्टर की बात करें या तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो बेस ईयर है उसके कंपैरिजन में 37.56% की बढ़ोतरी देखने को हमें मिली है। इस प्रकार से इन तीनों सेक्टर्स में बेस ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। एग्जाम में हमसे अगर एमसीक्यू पूछा जाता है प्रीलिम्स में तो ये पूछ सकते हैं कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखा है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ने, तो हमें याद रखना है कि टर्जरी सेक्टर में सबसे ज्यादा यहाँ पर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है और थर्ड नंबर पर हमने सेकेंडरी सेक्टर्स में ग्रोथ देखी है मध्य प्रदेश की सर्विस सेक्टर्स की जब बात आए तो ये डेटा हमें इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि कुल कितनी रिसीट्स यहां पर प्राप्त हुई हैं 2020-21 में मध्य प्रदेश को। तो दोस्तों जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स 2020-21 के हैं वो यहां पर अनुमानित हैं 136,596 करोड़ रुपीस के। और इनमें यहां पर कितना डिक्रीमेंट हुआ है तो 8.1% का डिक्रीमेंट हुआ है रेवेन्यू रिसीट्स में 2019-20 के कंपैरिजन में। वहीं पर इसमें से लगभग 57,661 करोड़ रुपीस जो है 57,661 करोड़ रुपीस जो है या लगभग 42.2% जो है वो यहां पर स्टेट के द्वारा रेज किए गए थे
और ये जो यहाँ पर धनराशि है 57,661 करोड़ रुपए की या 42.2% रुपए की 42.2% की, वो मध्य प्रदेश ने अपने खुद के रिसोर्सेस के द्वारा जनरेट की थी। वाइल अगर हम बात करें तो सेंटर के द्वारा इसे कितनी राशि आवंटित की गई थी, तो 78,935 करोड़ रुपीस या कुल 100% का 57.8% यहां पर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अब हम बात करें तो रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं तो वो यहाँ पर स्टेट्स के जो शेयर्स हैं उनमें सेंट्रल टैक्सेस के रूप में हमें मिलते हैं, और ये इनकी कुल जो संख्या है या कुल जो इसके आंकड़े हैं वो 33.7% है रेवेन्यू रिसीट्स के, और कुल ग्रांट्स जो हमारे स्टेट को प्राप्त हुई हैं वो है 24.1% रेवेन्यू रिसीट्स की। वहीं पर हम टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो टोटल मध्य प्रदेश का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है दोस्तों वो है 48,801 करोड़ रुपीस का 2020-21 में, और इसमें कितना इंक्रीमेंट हमने देखा है 2019-20 से, तो यहां पर हमने इंक्रीमेंट देखा है 10.7% का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। यानी टैक्स रेवेन्यू में मध्य प्रदेश ने काफी अच्छा कार्य किया है 2020-21 में। इसके साथ साथ 2019-20 में अगर हम इसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की बात करें तो स्टेट के खुद के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उनमें कितना यहाँ पर जो डिक्रीमेंट देखा गया है, तो 16.3% ये कम है बजट के एस्टिमेशन से। जो बजट में हमने धनराशि निर्धारित की थी उसके कंपैरिजन में जो हमारा खुद का टैक्स रेवेन्यू है वो लगभग 16.3% क्या है, लेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे एमएसएमई यानी कि हमारे पास माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें किस प्रकार से 2019-20 और 2020-21 के आंकड़े हमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ पर जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनमें काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। इनमें काफी ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई जो हैं इनकी संख्या में काफी ज्यादा यहाँ पर हम देखें तो घटत हुई है, और यहाँ पर 2019-20 में यहाँ पर 3.35% यहाँ पर इनकी यूनिट्स में गिरावट आई थी, या हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड एमएसएमईज की संख्या में यहाँ पर काफी कमी देखी गई थी 18-19 के कंपैरिजन में। वहीं पर हम देखें तो इन्हें कितना फाइनेंशियल अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, तो टोटल 5536 लाख रुपीस का फाइनेंशियल अप्रूवल इन्हें दिया गया था, परंतु गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में इसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी है कि कहां पर सरकार ने किस प्रकार से एमएसएमई पर यह पैसा खर्च किया है 2019-20 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एमएसएमई यूनिट्स जो हैं इनकी कुल जो संख्या थी 2.98 लाख थी 2018-19 में, जो कि अभी घटकर 2.88 लाख हो चुकी है 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में या 2019-20 में। अब इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इसमें कितनी यहाँ पर हमने कटौती देखी है, तो 0.22% यहाँ पर इसमें जो शॉर्टफॉल आया है इन्वेस्टमेंट में वो देखा गया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 2018-19 में एमएसएमई की जो यूनिट्स हैं वो 2.98 लाख थी, परंतु 2019-20 में ये घटकर 2.88 लाख हो चुकी हैं, यानी इनमें भी काफी ज्यादा कमी हमने देखी है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट 2019-20 में किया गया है एमएसएमईज में वो है लगभग 19,242 करोड़ रुपीस का। वहीं पर 2018-19 की अगर हम बात करते हैं तो एमएसएमई में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था वो 10.3 लाख हुआ था, जो कि 2019-20 में घटकर यहां पर कितना हो रह गया है 9.94 लाख रह चुका है। और इसमें कितनी कमी देखी गई है, तो 3.52% की कमी आई है एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, यानी 2018-19 में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार यहां पर मिल रहा था, जो कि घटकर अभी 9.5 लाख या हम कह सकते हैं कि 9.9 लाख तक ये पहुंच गया है। काफी लोगों को यहां पर जो है इससे यहाँ पर जो रोजगार है वो नहीं प्राप्त हो रहा है, रोजगार की दर में काफी कमी आ चुकी है एमएसएमई सेक्टर में। वहीं पर गवर्नमेंट की जो इनकम है मिनरल्स से वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है। मिनरल्स से होने वाली जो इनकम है उसमें 27.4% की कमी आई है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करने वाला ये डेटा है।
वहीं पर अगर गवर्नमेंट जो है वो कितना रेवेन्यू रिसीव कर रहा है मिनरल से, तो हम देखें तो 1793.3 करोड़ रुपीस का मिनरल्स जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं। वाइल 2018-19 में मध्य प्रदेश 2476.58 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिसीव कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा घटत हमें हुई है। यहाँ पर इसकी घटत देखें तो 27.4% की कमी यहाँ पर आई है, जो कि मिनरल्स के यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसको काफी हद तक हैम्पर करने वाली है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से आप डेटा लेकर अपने आंसर में फीड कर सकते हैं और अपने आंसर जो आंसर राइटिंग है उसको काफी ज्यादा रिच बना सकते हैं। वहीं पर हम अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में जब एजुकेशन सेक्टर की बात आती है तो यहां पर मध्य प्रदेश ने क्या किया है, 2020-21 में जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें काफी ज्यादा यहां पर पैसा खर्च करने की बात कही है। या हम अगर देखें तो टोटल जो एक्सपेंडिचर हमारी सरकार करने वाली है उसमें से लगभग 18.3% जो अलोकेशन है वो केवल और केवल एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा गया है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में अगर हम काफी ज्यादा खर्च करेंगे या सरकार अगर इसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगी तो इससे काफी ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें होगा, और एजुकेशन सेक्टर अगर बूस्ट होगा तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी। वहीं पर अगर हम देखें तो ये 2019-20 का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उससे काफी ज्यादा है। कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 15.9% ये ज्यादा है। यहां पर एजुकेशन सेक्टर जो है इसका डेटा आप जरूर याद रखें, क्योंकि यहां पर हमने काफी ज्यादा बजट आवंटित किया है। कुल बजट का 18.3% यहां पर खर्च किया जाएगा एजुकेशन पर, और ये पिछले जो हमारे 2019-20 का जो यहां पर आंकड़े हैं उससे काफी ज्यादा है, तो इसीलिए हमें इसे यहां पर याद रखना है। वहीं पर जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि 2020-21 के बजट में हम कुल जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें से 5.6% खर्च करेंगे हेल्थ सेक्टर पर, जो कि पिछले हमारे जो हेल्थ सेक्टर का डेटा है उससे ज्यादा है। और पिछली बार हमने 5.3% यहां पर आंकड़ा रखा था कुल एक्सपेंडिचर का, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर हमने कितना कर दिया है, 5.6%। हालांकि ये आंकड़े काफी कम है हेल्थ सेक्टर के अनुसार, क्योंकि हेल्थ में काफी खर्च करने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश को। कोरोना में होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे हम काफी सीख लेकर हेल्थ सेक्टर में खर्च कर सकते थे, परंतु सरकार ने इसका जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम रखा है। वहीं पर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर का या कुल खर्च का 5.7% खर्च करेंगे, और यहां पर इसमें अलग अलग एक्टिविटीज में यहां पर यह पैसा दिया जाएगा। और पिछले बार 2019-20 में हमने कितना खर्च किया था, तो 7.1% हमने यहां पर अलोकेट किया था एक्सपेंडिचर में से, लेकिन उसे हमने घटाकर अभी इस साल 5.7% कर दिया है। तो ये चेंजेस आप यहां पर देख सकते हैं और इन्हें आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, वहीं पर अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट में हमारी सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रूरल डेवलपमेंट में कुल बजट का 7.6% जो राशि है वो दी जाएगी। और यहां पर पिछले बार 2019-20 में हमने कितनी राशि दी थी, 6.2%, तो उससे ये कंपैरेटिवली ज्यादा है। वहीं पर जब रोड्स एंड ब्रिजेस की बात आती है तो कंस्ट्रक्शन में मध्य प्रदेश सरकार ने 3.5% यहां पर अलोकेट किया है टोटल एक्सपेंडिचर का, जिसमें रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होगा, जो कि पिछले साल के एक्सपेंडिचर से काफी कम है। पिछली बार हमने 4.2% का इसका कुल अनुमान लगाया था, लेकिन इसे घटाकर सरकार ने 3.5% कर दिया है। माइट भी पॉसिबल है कि यहां पर काफी ज्यादा रोड्स का या हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इसके कारण भी सरकार ने शायद सोचा है कि इस यहां पर पर्टिकुलर सेक्टर में इस बार हम कम खर्च करेंगे और एजुकेशन को बूस्ट करने का कार्य ज्यादा करेंगे। वहीं पर नेक्स्ट हम देखें तो पुलिस जो है इसमें मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि हम कुल एक्सपेंडिचर का 4.1% खर्च करेंगे, जो कि पिछले साल के या पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में जो एवरेज एलोकेशन था उसके लगभग बराबर है। पिछले साल 2019-20 में भी पुलिस पर कुल 4.1% खर्च करने की बात कही थी सरकार ने, और इस साल भी ये आंकड़ा लगभग सेम ही है। वहीं पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में जो कुल राजस्व होता है उसमें
14.86% की वृद्धि या इंक्रीमेंट हमारी मध्य प्रदेश सरकार को हुआ है। इसके साथ साथ जो फसलों का उत्पादन है इसमें भी काफी ज्यादा रिकॉर्डेड वृद्धि हमारे मध्य प्रदेश को ही है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट जो है ये काफी ज्यादा यहाँ पर इसमें इसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि केवल 3605 या 3605 युवाओं को ही रोजगार प्रदान किया गया है दोस्तों 2019-20 में, जो कि काफी ही कम है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है इसकी रेट काफी हद तक गिर गई है। और हम देखें अगर 2020-21 में तो 25 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं हमारे स्टेट में। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर अगर टोटल हम गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो गेहूं के उत्पादन में यहाँ पर धन का जो उपार्जन होगा उसमें 11,246 करोड़ रुपए अधिक का धन उपार्जन किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है सरकार के द्वारा कि हम काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस लाएंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2020-21 में 800 करोड़ रुपए जो हैं इनका प्रावधान किया गया था कि इतने पैसे हम यहाँ पर लोगों को बांटेंगे, जिसमें से सरकार ने 620.83 करोड़ रुपए यहाँ पर लोगों को बांटे हैं और लगभग 180 करोड़ रुपए की धनराशि अभी यहाँ पर बांटना बाकी है। तो हम देख सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सरकार ने जो पिछले साल अपने बजट में जो घोषणाएं की थी उसके अनुसार कई कार्य किए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी इसमें से कुछ यहाँ पर धनराशि बांटना अभी बाकी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हमने की हाइलाइट्स को यहाँ पर देखा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आई होप इस लेक्चर ने आपको हेल्प किया होगा इकोनॉमिक सर्वे को समझने में। थैंक यू।